प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद अब बारी आती है हमारी इंटारोगेटिव सेंटेंसेस की। ये इंटारोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं। तो अब जो नोट ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हम आगे रीड करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को रीड करने के बाद अब बारी आती है इंटारोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर हमने इंटारोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरी में रखा है। पहला फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या से और आरंभ होने वाले वाक्य हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में ट्रांसलेशन के नियम है आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। आप बच्चों ध्यान दो, याद रखने के लिए ये वाली बात बता रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाते हैं, और जब हम इंटारोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल डू का प्रयोग करते हैं। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं। तो ये क्या से आरंभ हो रहे हैं दोनों वाक्य। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो बन जाएंगे डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर जो क्या शब्द है उसके लिए स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है, सेंटेंस के बीच में नहीं, शुरुआत ही क्या से होनी चाहिए सेंटेंस की। ये पॉइंट नोट करके रखो। तो उसके लिए हमने आई वी यू दे अगर आ रहा है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने उससे पहले क्या लगाया, हमने उससे पहले डू का प्रयोग किया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखा। क्लियर। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं। वाक्य हमारा क्या से ही स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। ठीक। और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो डू दे टीज यू। तो यहाँ पर हमने जो डू है उसके साथ सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। क्लियर। हमारा दूसरा नियम कहता है ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में हमने ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाया था, डज नॉट। और यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह चावल खाता है, क्या वह फल नहीं खाती है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें जो क्या है वो उस शब्द के लिए डू या डज का प्रयोग करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या है, ही। तो ही के साथ क्या लगाना है, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, डज ही ईट राइस, और देन क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस अगर सही भी होगा ना तो आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा सेंटेंस, क्या वह फल नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट फ्रूट्स। तो शी क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ डज का प्रयोग किया गया। और क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट लिखा, उसके बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। अब बच्चों यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि ये नॉट को कैसे लिखें, वर्ब से पहले लिखें, सब्जेक्ट के बाद लिखें, कैसे लिखें। अभी आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना और उसे अच्छे से याद करना, ये सारी चीज़ें उसी से क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि सिंगुलर के साथ और ही शी इट ये जो हमारी सब्जेक्ट होता है इसके साथ डज लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये नॉट को कहाँ सेट करना है कहाँ नहीं करना वो स्ट्रक्चर आपको अपने आप क्लियर कर देगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब इसे एग्जांपल से यहाँ पर भी समझ लेते हैं। क्या अमित कभी झूठ नहीं बोलता, ये एक इंटारोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नेवर भी आएगा, कभी नहीं भी आया हुआ है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे डज, क्योंकि अमित क्या है, अमित सिंगुलर नाउन है। तो अमित के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डज का प्रयोग किया और कभी नहीं के लिए नेवर लिखा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल का यूज किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया डज अमित नेवर टेल अ लाई। अब इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डू। डू का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करना है, हमारे सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के अकॉर्डिंग डू का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपके सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य भी मिला हुआ है, यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर उसमें नहीं शब्द आया हुआ है आपके इंटारोगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे। क्लियर। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड केस देखते हैं, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ। आपको पता ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग करना है। डज प्लस सब्जेक्ट आ गया हमारा, जो भी है ही शी इट या सिंगुलर नाउन, प्लस अगर सेंटेंस में नेगेटिव शब्द है
वो नकारात्मक सेंटेंस भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। और नॉट शब्द है तो नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है और देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लो, आपको कभी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड टाइप की, जो कि WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके ट्रांसलेशन के नियम को देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक में प्रश्नक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसके लिए शब्दानुसार व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग सर्वप्रथम कीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइप के वाक्यों के नियमों का ही पालन करेंगे। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था, सेम टाइप से ही ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में WH टाइप वर्ड आ रहा है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। जैसे तुम अब क्या खाते हो, वह अब कहाँ जाता है, वह कब सोती है, यह बच्चा अब क्यों रोता है। आपने इन सभी सेंटेंसेस में नोट किया कि क्या, कहाँ, कब और क्यों ये शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। तो अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है जो सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो ये जो सेंटेंस है तुम अब क्या खाते हो, इसमें हम क्या शब्द की इंग्लिश, व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे और बाकी जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो फर्स्ट टाइप से ही मैच कर रहा है। यानी कि जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप में सेंटेंस बनाए थे सेम टाइप से बनेगा। तो व्हाट के बाद हमने डू लिखा, डू किसके अकॉर्डिंग लिखा, डू हमने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट डू यू ईट नाउ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह अब कहाँ जाता है, तो कहाँ में हमने वेयर की इंग्लिश पहले लिख ली, उसके बाद अपने सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हमने डज का प्रयोग किया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्लियर, वेयर डज ही गो नाउ और देन क्वेश्चन मार्क। वह कब सोती है, तो यहाँ पर हमने वैन की इंग्लिश पहले लिखी, कब के लिए वैन आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट शी है, वह लड़की है ना, लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो शी आ गया, तो शी के अकॉर्डिंग हमने डज का प्रयोग किया और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हेन डज शी स्लीप। यह बच्चा अब क्यों रोता है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हमारा सब्जेक्ट क्या है दिस चाइल्ड, यह बच्चा, तो यह बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हमने डज लगाया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन नाउ और देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर है हमारे पास हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम कहता है विच और हुज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में ना आपको एक सिलेक्शन डिफाइन करते हैं। विच हुज में सिलेक्शन प्रकट होती है। जैसे शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती, तो इसमें ये सिलेक्शन दिखा रहा है, ये सेंटेंस को पढ़कर पता चल रहा है कि शीला को सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, ये इसमें जो यू है वो भी एक सेलेक्टिव बुक को पढ़ता है। तो अब जब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हम कैसे करेंगे, शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती, विच सब्जेक्ट, यहाँ पर हम विच के साथ सब्जेक्ट को यानी जो भी उसका सिलेक्शन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको साथ में लिखेंगे। विच सब्जेक्ट डज शीला नॉट वांट टू रीड, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, हुज बुक डू यू रीड। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसको प्रश्नवाचक शब्द के साथ में लिखना है। ये केवल विच और हुज वाले सेंटेंसेस में ही अप्लाई होता है। तो आप इन सेंटेंसेस को जब भी बनाओगे जो विच वाले सेंटेंसेस हैं या फिर हुज वाले सेंटेंसेस हैं उनमें ध्यान देना कि जिसके बारे में पूछा गया है जैसे विच सब्जेक्ट हुज बुक, उसको आप प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही लिखेंगे। क्लियर बच्चों, ये जो तीसरा नियम है आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। हु के प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हु के तुरंत बाद ही वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पहला सेंटेंस ध्यान दो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो पूछ रहा है उसे पता है कि सामने वाले को इंग्लिश केवल एक ही व्यक्ति पढ़ाता है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, इसका मतलब जो पूछ रहा है उसे पता है कि सामने वाले को इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। अब जब हम इनकी ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो देखना इनमें क्या अंतर है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है तो इसकी इंग्लिश बनी हु टीचेज यू इंग्लिश, और तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, हु टीच यू इंग्लिश। अभी कंफ्यूज हो, क्लियर कर देते हैं। बच्चों देखो, जब आपको पता है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है
तो हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। आप यहाँ पर ये मत सोचना कि यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हु है, ठीक है। हु अगर एक व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एस या ईएस नहीं लगेगा। ये चीज आप गांठ बांध लो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। किताब में भी कहीं पर आपको यू के साथ एस लगा हुआ मिलेगा और कहीं पर हटा हुआ मिलेगा, तो आप ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में हु बात कर रहा है या बता रहा है तो वहां एस या ईएस लगेगा, और केवल अगर कहीं पर सिंगुलर है, अगर केवल प्लूरल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर एस या एस नहीं लगेगा। आपको पता है ना, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। अब ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाया। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को हमने लगाया है। एक बार दोबारा बता रही हूँ कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा इस जगह पर हु है। क्लियर है? तो कभी भी इस टाइप के सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन बच्चों एक बारी क्या होता है, एक बारी कई बारी क्या होता है कि हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हम रिस्पेक्ट देने के लिए भी ना, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए भी हैं शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैं शब्द है, ये प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है या फिर रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर ये रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो हु टीचेज यू आएगा, और अगर ये प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपको पता है कि इसको इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। क्लियर? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लास्ट में ये कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना मैंडेटरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फिर प्रश्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही आपने आंसर सही लिखा हो। चलिए अब एक नज़र इसके स्ट्रक्चर पर भी डाल लेते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ अगर आपका ये सभी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH टाइप वर्ड आप सबसे पहले लिखोगे, फिर आप डू लगाओगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है तो नॉट की इंग्लिश लिखनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप देखते हैं, ही, शी, इट तथा सिमिलर नाउन्स के साथ अगर ये सब हमारा सब्जेक्ट है तो WH टाइप वर्ड पहले लिखोगे, फिर डज का प्रयोग करोगे अपने सब्जेक्ट को देखते हुए। नॉट है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट की इंग्लिश लिखोगे, नॉट की इंग्लिश तो नॉट ही होती है, नकारात्मक शब्द है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे नॉट। देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका WH टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है, आप इसको बड़े ध्यान से अच्छे से समझो, सारी चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ लिया है और उसके सारे सेंटेंसेस के रूल्स भी क्लियर कर लिए हैं, तो अब बारी आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। बच्चों यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस की ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके या थोड़ा आगे पीछे करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये उसकी आंसर शीट है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की एक साथ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस की आंसर शीट एक साथ दी हुई है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।